देखो देखिए एक्सरसाइज 28.2 देखेंगे आज हम लोग। वही 3D का ही है। देखिए 3D वही देखिए किस बेस पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन के बेस पर क्वेश्चन कर रहे थे। 28 पॉइंट कौन सा था, 28.1 हम लोग किए थे, जिसमें स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पर बात हो रहा था ना। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसे ही होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन के ही बेस पर बात होगा। इसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन आपको मतलब इस बेस पर क्वेश्चन रहेगा। मतलब सारा तो आपको इंट्रोडक्शन कर ही दिए हैं। अगर कुछ नया चीज आएगा तो हम फिर उसको बता देंगे, तो फिर क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले देखो हीरो, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन है, ठीक ना। ये लाइन है और ये लाइन है, हेलो, ये लाइन है और ये लाइन है आपके पास, मान लीजिए, ठीक ना। तो इस लाइन का देखिए डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए A1 B1 और C1 है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 है। मतलब हम क्या बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल अगर चेक करना है, मतलब इसमें देखिए आपको ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के बीच में रिलेशन का बात करेगा। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे स्ट्रेट लाइन 28.1 में, क्या देखे थे 28.1 में, ये देखे थे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन वगैरह कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ये देखे थे। इसमें भी वही कुछ होगा, मतलब इसमें आपको कंडीशन चेक करने के लिए भी हो सकता है कि दो लाइन पैरेलल होगा तो उसको कैसे चेक करेंगे, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उसको कैसे चेक करेंगे, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते तो एंगल कैसे निकालेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है या कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। मतलब स्ट्रेट लाइन के ही बेस पर काम है इस एक्सरसाइज में। बात समझिए ना, कुछ अलग नहीं है। मतलब आपको स्ट्रेट लाइन के ही बेस पर इसमें भी आपको काम करना है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आपको हम बताते हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसे हो जाता है तो क्या होगा, अगर ऐसे हो जाएगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, समझ गया ना। इस लाइन की इक्वेशन दिया हो तो हम उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, इस लाइन का डायरेक्शन सॉरी इस लाइन की इक्वेशन हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं। और वो दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे देगा, मान लीजिए इसका कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, इसका भी कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, और बोला कि आप इसको चेक करो कि वो पैरेलल है कि नहीं या परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये तो हम देखो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो जरूरत थोड़ा है कि देगा, इस लाइन की इक्वेशन दे देगा, इस लाइन की इक्वेशन दे देगा, इस लाइन का वेक्टर फॉर्म, इस लाइन का भी वेक्टर फॉर्म, दोनों को चेक करो पैरेलल है कि नहीं है। तो आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे उस लाइन का, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, दोनों को चेक कर लेंगे, अगर ऐसे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो पैरेलल होगा, ये सब जानते हैं। ये भी देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, ये L1 है, ये L2 लाइन है। अब ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका रिलेशन क्या होगा, मान लीजिए A1 B1 और ये C1 है, ये A2 और ये B2 और ये C2 है, समझ गया ना। अब इस लाइन की इक्वेशन रहेगी, इस लाइन की इक्वेशन रहेगा, तो आपको काम करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, समझ गए। तो आप अगर इस बात को फुलफिल कर देते A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2 इसका 0, समझ गए। अगर ये बात हो जाता है तो ये परपेंडिकुलर होगा, बात समझ गए। अब इस लाइन का वेक्टर फॉर्म रहेगा, मान लीजिए ये वेक्टर फॉर्म है, इस लाइन का भी वेक्टर फॉर्म, तो आपको कहाँ काम करना पड़ेगा, इसको इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा और इसका भी डायरेक्शन रेशियो। अगर ये कंडीशन देख लेंगे सीधे डायरेक्शन रेशियो थोड़ा ना देगा, ये आप सोचो, समझ गया ना। यानी आपको इसमें स्ट्रेट लाइन के ही बेस पर बात होगा। आप देखिए इसका वेक्टर फॉर्म दे देगा, इसका वेक्टर फॉर्म दे देगा, समझ गए। अब डायरेक्शन रेशियो इसका, इसका डायरेक्शन रेशियो, इस बात को देखिए, या इसका कार्टेशियन फॉर्म दे देगा, इसका भी कार्टेशियन फॉर्म, तो वही आपको रेशियो और इसका रेशियो देखना पड़ेगा, बात समझ गए कि नहीं। यहाँ भी देखिए कार्टेशियन फॉर्म दे देगा और इसका भी कार्टेशियन फॉर्म दे देगा, इसको भी चेक करिए ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। हम आपको बस ये बता रहे हैं, ब्रीफ में बता रहे हैं, पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह दिए हैं, ऐसे बताएंगे तो फिर लेंदी हो जाएगा, टाइम लगेगा, बात समझिए। तो मतलब हम ये एक्सरसाइज 28.2 जो है उससे पहले थोड़ा सा 5 मिनट कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा ना, तो थोड़ा सा आपको एक फ्लो में पढ़ लेंगे, कर लेंगे एक्सरसाइज, टाइम नहीं लगेगा, समझिए। थोड़ा फॉर्मूला भी रिकॉल हो जाता है, तो कभी भी पढ़िए तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर एक बार पढ़िए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी। हाँ ये हो गया। अब देखो अब इसमें क्या होगा, अब देखिए ये आपका ये इसका कार्टेशियन फॉर्म दे देगा और ये कार्टेशियन फॉर्म दे देगा, इसका एंगल पूछेगा, ऐसे भी हो सकता है। इस लाइन की इक्वेशन दे दिया, स्ट्रेट लाइन की ही बात हो रहा है, इस स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म, इस स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म, अभी आपको एंगल निकालना है,
बात समझिए ना, ये क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, बात समझिए ना। अब देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म रहेगा और इस लाइन का वेक्टर फॉर्म रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो कुछ एंगल का बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो पैरेलल है, तो इसमें एंगल तो 0 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ 90 और थीटा, 90 और 0 के अलावा और कुछ बनेगा तो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, मतलब 90 के अलावा किसी पर इंटरसेक्ट करेंगे, एंगल निकालेंगे। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो इस लाइन का एक कार्टेशियन फॉर्म, इस लाइन का भी कार्टेशियन फॉर्म। तो आप कार्टेशियन फॉर्म है तो आप जानते हैं वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं। अगर ये दोनों में आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, क्योंकि आप देखो, आप सोचो ऐसे कि मान लो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म है, इस स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है, समझ गए। इसका एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब कार्टेशियन वाला का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, वेक्टर वाला का अलग हो जाएगा। तो हम यही कोशिश करेंगे ना कि कार्टेशियन को हम वेक्टर बना ले, आपको आता है 28.1 में तो यही तो किए थे, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, समझ गए, और इक्वेशन निकालना, तो सारा चीज जानते हैं। तो यहाँ कार्टेशियन को आप वेक्टर बना लीजिए, अगर दोनों में आप फॉर्मूला याद करते तो अच्छा बात है, नहीं याद करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक आपको अच्छे से आना चाहिए कि अगर वेक्टर फॉर्म 2 इक्वेशन दिया तो हम उसका एंगल कैसे निकालेंगे, बात समझिए। तो ये आपका इस एक्सरसाइज में है, और अगले एक्सरसाइज में हो सकता है कि हम लोग को आगे मिलेगा ना, तो आप देखिए 2 लाइन ऐसे दिया है ना, तो उसके बीच वो दोनों के बीच में आप शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह का बात होगा, स्क्यू लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन, उसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो लास्ट टॉपिक है, मतलब सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद 3D खत्म, समझ गए ना, बात समझ रहे कि नहीं, प्लेन वगैरह नहीं पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज में आपको यही है, लाइन का कंडीशन चेक करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, चेक करिए पैरेलल है कि नहीं है। हाँ, अब एक यहाँ पर ये देखिए, अब ये देखिए जब 28.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रेशियो है, ये भी रेशियो है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन एक दिन हम पूछे थे आप लोग से, ये मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन ये है, समझ गए ना, ये स्ट्रेट लाइन ये है, देखिए ये मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, समझ गया ना। अब हम इसका डायरेक्शन कोसाइन दे देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन दे देते हैं, और इसका भी डायरेक्शन कोसाइन दे देते हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, तो कुछ करना नहीं है। देखिए एक दिन पूछे थे ना कि लाइन के यहाँ डायरेक्शन रेशियो है, लाइन के यहाँ डायरेक्शन रेशियो है, तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल देख लेते तो पैरेलल बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं ना। इस डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर, इस डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर है, दोनों का मतलब प्रोडक्ट करके सम करके 0 आ जाता है, तो आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो को प्रोडक्ट करके सम करके 0 कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बात समझिए। अब सोचो इस लाइन का हम डायरेक्शन कोसाइन दिए और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिए, अब दोनों को चेक करना है परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो फिर इसके लिए कंडीशन क्या करोगे, मेरा बात समझ गया कि नहीं, बात समझ गया ना। तो देखिए आया बात समझ में, हम क्या बोल रहे हैं भाई, पहला क्वेश्चन यही है, डायरेक्शन कोसाइन दे दिया, उसको चेक करना है परपेंडिकुलर है कि नहीं। आप पढ़े नहीं, हम पढ़ लिए, समझ गए ना, हम देख लिए पहले समझ गए, तो बात समझ में आया कि नहीं है, हेलो, समझ रहे ना कि हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोई लोचा नहीं है, अब मान लीजिए आपको समझाते हैं, ये तो समझ गए कि नहीं, मतलब इस बेस पर क्वेश्चन होगा, समझ गए ना, इजी है, कुछ नहीं, ठीक, थोड़ा डाइवर्सिटी है, लेकिन इसीलिए देखिए हम उस तरीके से लिख दिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये मतलब थोड़ा सा समय के हिसाब से देखकर बताएं, क्योंकि पहले बता दिए है ना, थोड़ा सा स्पीड लगा होगा, लेकिन जब सुने एक बार तो दोबारा सुन लिए होंगे तो याद हो गया होगा, समझ गया ना, याद हो गया होगा ना। तो देखिए दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या था, वो तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ ही जाएंगे। जैसे देखिए ये मान लीजिए आपके पास लाइन है और ये लाइन है, ठीक, ये 90 डिग्री पर मान लीजिए बाइसेक्ट करता है, एज्यूम कर लेते हैं, समझ गया ना। इसका L1, M1 और N1 है, और ये L2 है, M2 है और N2 है। अब आप समझ रहे हैं ना कि L1, M1 और N1 और ये सब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, L1, M1, N1 और रेशियो नहीं है। अब तो आप इसके लिए भी एक तरीका लगा देंगे, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0। तो कहेंगे सर डायरेक्शन रेशियो के लिए बताया था तरीका, डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी वही, हाँ यही होगा, समझिए ना। अब ये क्यों होगा, डायरेक्शन रेशियो वाला तो बताया था ना कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको बताया था कि R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1 है, और R वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 है, समझ गए। तो एंगल निकालने के लिए cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन में मोड B1 और मोड B2, ठीक। अब एंगल 0 है, यहाँ B1 डॉट B2 इक्वल टू 0। अब यहाँ B1 और B2 क्या होता था, डायरेक्शन रेशियो, लाइन को देखो ये डायरेक्शन रेशियो होते थे,
तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 अगर आ जाता तो 90 डिग्री, यहाँ थीटा 90 ले लिया ना, तो कैंसिल हो जाएगा ना, 90 लेंगे तो 0, तो v1 डॉट v2 हो गया। तो कहेंगे सर यहाँ पर आप ये कैसे लिख दिए, ये तो समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर रेशियो का प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, 0 आ जाता है तो 90 होगा, सर आप ये कैसे लिख दे रहे हैं। तो देखिए एक रिलेशन होता है, ये बात समझ गए ना, कि यानी जब डायरेक्शन रेशियो वाला जो तरीका लगा रहे हैं ना चेक करने के लिए 90 डिग्री, डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी वही लगाएंगे, समझ गए ना। अब आपको ये समझा देते हैं, समझ गए ना, क्या मेरा क्वेश्चन समझ रहे कि नहीं है। कि अगर एक किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया है और दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया है, तो जो रेशियो वाला तरीका लगा रहे हैं वही डायरेक्शन कोसाइन वाला भी लगाएंगे, बात समझ गए हैं, समझ में आया। जैसे देखिए अब ये कैसे हो जाता है, कैसे पॉसिबल है, तो देखिए आपको बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा देते हैं, याद करना या जो भी है जैसे समझना। हाँ तो देखिए कितना पड़ गया जी। हाँ देखिए अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई लाइन है बाबू, देखिए ये मान लीजिए 1 2 3 है और यहाँ पर 2 4 6, ठीक, 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगा ना, इसका डायरेक्शन रेशियो आप लिख लीजिए 1 2 और 3, 1 2 3 होगा, समझ गए ना। डायरेक्शन रेशियो आप समझ रहे हैं, 2 पॉइंट से x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 कर दिए 2 पॉइंट से, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए ना। ये 0 1 2 है मान लीजिए और यहाँ पर 3 4 6 है, मान लीजिए। अब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा देखिए, हाँ ये बता रहे थे, देखिए यहाँ पर लिखे a/l b/m और c/n इसका लिखिए, ये रिलेशन समझाना चाह रहे थे। ऐसे तो एग्जांपल से लेकर समझाइए देंगे, अगर आप ऐसे समझ जाते तो ठीक है, नहीं तो एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए वो क्या लिखे, एक ही लाइन को ले लेते, चलिए एक ही लाइन को ले लेते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं ये ए और बी सी। आप जानते हैं ना ए बी सी क्या होता है, ए बी सी देखिए डायरेक्शन रेशियो होता है और यहाँ पर एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो हम लिखे हैं ना कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए ना। अब देखो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का मतलब ये देखो 1 है a/1, तो ये कितना आ जाएगा, इसका एल निकालोगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट में 14, और इसका करोगे तो कितना आएगा, वहां पर देख रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं कि नहीं रिलेशन, ये रिलेशन समझ रहे हैं क्या लिखे हैं, यहाँ पर रिलेशन समझ रहे हैं कि a/l b/m c/n, ये मतलब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। आप एग्जांपल वगैरह से लेकर चेक कर लेना, समझ गए ना। ये डिफिनीशन या जो भी आप रूल वगैरह जो भी समझ गए। अगर एक लाइन आपके पास है, मान लीजिए ये लाइन है, इसका हम डायरेक्शन रेशियो ही निकाले, इसका आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा और डिवाइड करके देख लेना, सारा इक्विवेलेंट होगा, समझ गए ना। तो आप सोचो, ये सोचो, ये याद रखना है आपको, ऐसे हम बता दिए नॉलेज के लिए। एग्जांपल से इसको चेक कर लेना, या एक एग्जांपल ले लेना, 2 पॉइंट से एक लाइन ले लेना, या एक ही लाइन ले लेना, उसका डायरेक्शन रेशियो ले लेना और उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना, फिर डिवाइड वगैरह करके आप देख लेना, ये चीजें होता है, समझ गए। तो आप देखो, हमको तो क्या करना था, a इक्वल टू एल के, b इक्वल टू एम के और c इक्वल टू सी के। तो आप देखो, सॉरी एन के, ये तो आप यहाँ पर क्या लिखे रहते हैं, a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 और c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। तो आप मान लीजिए ये a1 है, b1 है, c1 है, तो आप यहाँ पर क्या आएगा, एल के आ जाएगा, इसमें भी के आएगा, इसका भी कुछ आएगा ना, निकालेंगे दूसरा लाइन का मतलब करेंगे तो आप इसमें से देखो, सारे में से के निकल जाएगा, समझ गए ना। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वही चीज को फुलफिल करेगा, बात समझ रहे कि नहीं। यानी सिंपल हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक लाइन दिया है, एक लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो सीधे डायरेक्शन कोसाइन और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट करके सम कर लेंगे, 0 आ जाता है तो 90 डिग्री साबित हो जाएगा। आपको रेशियो में भी वही लगाएंगे और वो डायरेक्शन कोसाइन में भी वही लगाएंगे, बात समझ रहे कि नहीं, वही तरीका लगाएंगे, वही समझाना चाह रहे हैं, बात समझ गए कि नहीं। तो अगर एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया है, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया है, समझ गए कि नहीं, एक लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो आप उस तरीके से आप कर सकते हैं, बात समझ गए कि नहीं। तो वैसे ही आप करके करना, ये मतलब समझ में आया कि नहीं है, हम क्या बता रहे हैं। हम देखो सीधे हम ऐसे बता देते, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो गया हो या समझ में नहीं आया होगा। देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल से और समझा देते हैं, अब वो तो एग्जाम्पल दिया ही है, चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ही करते हैं, तो पहला क्वेश्चन वही दिया ही है।
देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है, बोला है ना कि शो दैट द लाइन थ्री लाइंस डायरेक्शन कोसाइन। अब दिया है ना डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन यानी 12/13, 12/13 -3/30 -4/30। तो ये एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, समझ गए ना, डायरेक्शन कोसाइन है, लिखा है ना डायरेक्शन कोसाइन, रेशियो नहीं है। और दूसरा लाइन का क्या है, 4/13 और क्या है 12/13, 3/13। अब एक को चेक कर लेते हैं, आप समझ गए होंगे ये एक ये लाइन है, बी लाइन है और एक सी लाइन है, कहां पर -4/13। चलिए ठीक है, हो गया। तो ये एक लाइन है और ये लाइन है और सी का भी डायरेक्शन कोसाइन है। तो हमको चेक करना है कि आपस में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं, मतलब आपस में ऐसे इस बात को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ये आप ऐसे ही एज्यूम कर लो इसको, ये 90 डिग्री पर करता है, इमेजिन कर रहा है, जिसे 90 दिखता नहीं है लेकिन ये 90 होता है। तो आप इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन, आप ये मत सोच लेना कि एक्स एक्सिस का आप डायरेक्शन कोसाइन, तो ये तो होता नहीं, मतलब हम ऐसे ही बता रहे हैं, हाइपोथेटिकल इमेजिन करिए आप कि आप ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस नहीं है, इस लाइन है और इस लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, इसको 90 डिग्री साबित करना है। तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन कोसाइन है, इसका डायरेक्शन कोसाइन, अगर इसका रेशियो रहता, इसका रेशियो होता, वही वाला तरीका लगा देते, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन दिया है, वही वाला तरीका जो रेशियो वाला लगा रहे ना वही यहाँ पर भी लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 4/12 मल्टीप्लाई 4/13 -3/13 मल्टीप्लाई 12/13 -4/13 अपॉन में मल्टीप्लाई 3/13। अगर ये 0 आ जाता है इसे क्या पता चलेगा, समझ गया ना, ये L1 M1 और ये N1, आप L2 M2 और N2, तो वही वाला रेशियो वाला ही तरीका यहाँ पर लगाए, रेशियो दे चाहे डायरेक्शन कोसाइन दे, वही वाला लगा देना तरीका, समझ गया ना, चेक करने के लिए। तो अगर ये कंप्यूट कर लिए, इवल्यूट कर लिए, अगर ये 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ गया ना, बात समझ में आया कि नहीं है, ये 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे चेक कर लेंगे। तो ए बी को चेक करना, फिर बीसी को भी चेक करना, सीओ को भी चेक करना है, समझ गया ना, तीनों चेक करना, पहले ए बी चेक की है, फिर बी को सी के साथ देखेंगे, सी को ए के साथ, मतलब ये 90 फिर इसके साथ 90 फिर इसके साथ 90, समझ गए, तीनों चेक कर लेंगे। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, कर लेंगे ना, ये कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो बात समझ गए। एक चीज थोड़ा सा यही हमको नया चीज लग रहा था, पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे, चलिए फिर हम डिस्कस कर लेंगे आएगा तो बढ़िया से। चलिए देखिए कैसा और क्यों होता है, उसका रीजन बता देंगे बढ़िया से। हाँ देखिए ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द थ्रू द पॉइंट्स। देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही कुल बात किए थे, पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट से मिला रहे एक लाइन बनेगा, फिर 2 पॉइंट से मिला रहे एक लाइन बनेगा, चेक करना है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो अब यहाँ डायरेक्शन कोसाइन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो सिंपल पड़ता है, क्यों कोसाइन निकालेंगे, कोसाइन से भी करेंगे तो आ जाएगा, समझिए ना, जहां कोसाइन दिया रहता है ना तब लगा के, तो हम रेशियो निकालेंगे ना कि डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन से कर ले तो ठीक है, तो आपको पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा, तो हम क्यों डायरेक्शन कोसाइन से करेंगे, समझ गए कि नहीं। तो यानी ये आपके पास एक लाइन है, ये पॉइंट दिया है, ठीक 1 -1 2 और ये क्या है 3 4 -2। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे सब क्वेश्चन को करेंगे नहीं, आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। और ये देखिए ये 0 3 2 है, गुड पंडित जी, 3 5 6। चलिए तो आपको क्या करना है, ए और बी, ये सी और डी, एक तो ए बी और सी डी को परपेंडिकुलर चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, ठीक ना, आप निकाल कर पूरा आप लिख कर करना है, आपको एग्जाम देना है ना, लिख कर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मार दे रहे हैं। देखिए 3 -1 2 4 -2 4 -1 5 और -2 -4 हो गया डायरेक्शन रेशियो, समझ गया ना। और इसका डायरेक्शन रेशियो 0 -3 कितना -3 और 3 -5 -2 और 2 -6 -4। अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 मल्टीप्लाई -3 5 मल्टीप्लाई -2 और -4 मल्टीप्लाई -4। लड्डू अगर आ जाता है, बर्फी आ गया तो 0, बर्फी आ गया तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, लड्डू आना चाहिए। -6 -10 और +16 लड्डू आ गया, चलिए हो गया परपेंडिकुलर, समझ गए कि नहीं, ऐसे ही चेक करना है। अब इसमें आएगा क्वेश्चन पैरेलल कर देगा, अब सोचो इसको पैरेलल कर देगा
इसका लाइन की इक्वेशन दे देगा, इस लाइन की इक्वेशन दे देगा, बोलेगा चलो चेक करो पैरेलल, वहां डायरेक्शन रेशियो नहीं रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे ना, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में डाइवर्सिटी रहेगा, खाली घुमा घुमा कर उल्टा सीधा पूछेगा, ऐसे सब एक ही कंसेप्ट है, समझ गए कि नहीं? चलिए ठीक है, तो करते हैं, चलिए सुशांत। हाँ समझिए पंडित जी, ये क्वेश्चन समझिए ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ देखिए अब थर्ड करते नहीं, पढ़ देते हैं, वो क्या बोला है, देखिए शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, भाई देखिए दो पॉइंट से मिला एक लाइन बनेगा, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, फिर दो पॉइंट से मिला एक लाइन बनेगा, चेक करना है पैरेलल है कि नहीं, वही तरीका लगा लेंगे। अब यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो प्रोडक्ट करके सम जीरो, यहाँ रेशियो प्रोपोर्शनल, ये याद रखना है, समझ गए ना? अब होता कैसे है तो वो सब बताए थे, समझ गए ना? तो ये थर्ड वाला खुद से करना है, चलिए फोर्थ कर देते, चलिए फोर्थ कर देते, सब छोड़ देंगे तो पता चला कि लगेगा टाइम पास कर रहे हैं। चलिए देखिए, हाँ फोर्थ देखिए, इसमें बोला है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पास थ्रू द पॉइंट्स -2 4 -6 5 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, समझ गए? फिर क्वेश्चन सेम पहले वाला एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कर रहा है, समझ गए पंडित जी? सुन रहे हो आप? हाँ देखिए इसमें बोला है ना फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, चलिए कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है, चलिए कोई लाइन पास कर रहा है, ये लाइन पास कर रहा है, इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, x - x1 ये दिया है, इसका कार्टेशियन फॉर्म दिया है, ठीक? इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है L1 लाइन का, ठीक ना? इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक? पॉइंट दिया है, देखिए पॉइंट किससे जा रहा है, -2 4 -5 से पास कर रहा है, ठीक ना? तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म में, इसको क्या करना है, इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में करना है, सुन रहे हैं? इसका इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन क्या है, x + 3/3 y - 4 अपन में 5 इक्वल टू z + 8/6। चलो अब देखिए क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म, x - x1 अपन में 1, y - y1 अपन में b1 और z - z1 अपन में c1, ठीक ना? यहाँ पर x1 y1 z1 आप जानते पॉइंट होता है, a1 b1 c1, a1 b1 c1, यही काम आ जाएगा, समझ गया ना? हाँ इस बात को ध्यान देना है, बार बार अगेन आई एम टेलिंग बट यू डिडंट अंडरस्टैंड, दिस इज रॉन्ग, समझ गए कि नहीं? हाँ ये देखिए ये रेशियो देख रहे हैं कि नहीं, तो ये पहले देख लेना फॉर्म है कि नहीं, पहले समझ रहे हैं ना? गुड। तो x - x1, x1 कितना +2, a1 कितना 3, y - y1, y1 4 और b1 ये रख देना, पैरेलल है ना, दोनों का रेशियो सेम होगा ना, प्रोपोर्शनल होगा ना, ठीक? यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, z - z1 +5 अपन में 6, तो ये हो जाएगा अदर वाले का, ये हो गया आंसर। आया बात समझ में? समझ गया ना? चलिए ठीक है, तो भाई पहले वाला एक्सरसाइज वाला था, ठीक? प्रिंस अभी 4:30 हो रहा है बाबू, चलो ठीक है 4:30 हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड रखें, देखिए कितना तक पहुंच पाते हैं। चलिए देखिए, ऐसे तो पहुंचने में तो मेरा 15 मिनट में खत्म, लेकिन आपको समझ भी जाना चाहिए, ठीक है? देखिए हाँ, तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ, शो दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो आप वही फिर बोला, वही सेम चीज है, दो इधर कार्टेशियन इधर कार्टेशियन, दोनों का डायरेक्शन रेशियो देख लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट करके सम जीरो आ जाता है तो हो जाएगा। वहां रेशियो दिया रहता था, यहाँ वो लाइन दिया तो रेशियो निकाल देते, यहाँ लाइन दिया इक्वेशन दिया तो इसका रेशियो निकालेंगे, मतलब ये आपको करना है ना, ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, ठीक? ये कोई लाइन है, एक तो मार्कर ले आओ, उसको दे देना, दूसरा लेकर आओ, ये गो, ये L1 है और ये L2 है, ठीक? इस लाइन की इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में और इस लाइन की इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, हो गया? चलिए तो क्या करना है, आपको रेशियो लिख लेना है बच्ची, तो देखिए x - 5 अपन में
7 इक्वल टू y प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू z बाई 1। चलिए देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मिला लेना। इसका रेशियो देखिए, इस लाइन का रेशियो क्या होगा, इस लाइन का रेशियो 7 माइनस 5 और 1। ठीक, इस लाइन का रेशियो, इस लाइन का रेशियो देखिए। हाँ थोड़ा सा ये देखे ना, ये तो सीधे सीधे फॉर्म में दिया था। इसमें भी देखिए x बाई 1, y बाई 2 और z बाई 3। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगी इस लाइन का, 1 2 और 3। तो हो गया, वही चेक कर लीजिए। 7 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 और 1 इंटू 3। लड्डू आ रहा है, चलो लड्डू चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। तो 7 माइनस 10 प्लस 3 लड्डू। चलिए लड्डू हो गया परपेंडिकुलर। समझ गए बात, समझ गए? हेलो, समझ गए? गुड। देखिए जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे हम नहीं पढ़े हैं। हम एक बार पढ़ते थे, हम लोग सर पढ़ाते थे, एक ही बार एक ही चीज को रखते थे और पूरा है वो घुमा देते थे क्वेश्चन। मतलब कैसे कैसे बनेगा, पॉसिबिलिटी, समझ गए? मतलब इतना घुमा दिए ना, मतलब जितना डाइवर्सिटी है उतना कर दिए, बता दिए। तो उतना करेंगे तो फिर क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे नहीं, अपने से क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 3 5 माइनस 1 एंड 4 3 माइनस 1। क्या बोला बच्ची? भाई बोला है ये, भाई सेम क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं है। चलिए देखिए, ये 0 0 0, इसे कोई लाइन जा रहा है 0 0 से ओरिजिन से 2 1 1 है। मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं 2 1 1। ठीक, ये अब क्या बोला है, अब कोई और अदर लाइन है, मान लीजिए ऐसे ले लीजिए। अब यहाँ पर भी कोई पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है। ये 90 डिग्री साबित करना है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, मतलब प्रूफ है ना करना कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया है 3 5 माइनस 1 और यहाँ पर भी दिया है 4 3 माइनस 1। तो क्या करना है, आप इसका रेशियो निकाल लेना। इसका रेशियो वही आएगा 2 2 1 1 आएगा, समझ गए? तो 2 1 1 एक लाइन का रेशियो हो गया। इस लाइन का रेशियो निकाल लीजिए, 1 3 माइनस 5 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 1 लड्डू हो गया। अब इसका इंटू कर लो, 2 1 जा 2 1 2 जा माइनस 2 प्लस 1 इंटू 0 कैंसिल, आ गया 0। चलिए परपेंडिकुलर हो गए, बात समझ गए? आ रहा ना जी, हलवा है, हलवा है ना, हलवा है। अभी घुमाएंगे, टेंशन मत लो, इतना ही में घुमाएंगे। अब खत्म होता है ना तो टेस्ट लेते हैं। आपकी बार कहोगे ना कि हलवा था ना, एक्सरसाइज में तो बोले हलवा है। अब इसमें देखिए कैसे हम घुमाएंगे। चलिए इसी लोग को, अब यही सब चीजों को कठिन लोग बोलते हैं। सोचो ये कठिन है, ये कठिन है नहीं है। आरडी पढ़ रहे हैं तब बताइए ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है, मतलब आरडी से आरडी में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में देखिए क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। समझ रहे क्या कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन निकालना है ना इसका। एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, 3D में जा रहा है और ओरिजिन से भी पास कर, 2 पॉइंट तो मिल जाएगा। 2 पॉइंट मिल जाएगा तो 2 पॉइंट से इक्वेशन हम जानते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी जानते हैं, वेक्टर फॉर्म भी जानते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ये होता है बच्ची, आर वेक्टर इक्वल टू, हमको तो वेक्टर ही अच्छा है याद रखना, आप लोग के लिए पता नहीं। चलिए अगर दोनों याद कर लेते तो आप बहादुर हैं। हाँ तो आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम बी माइनस ए। 2 पॉइंट से ये हो गया, मतलब 2 वेक्टर अगर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया तो उसका इक्वेशन ये होता है। ये आप जानते हैं x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ये ठीक, ये हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया आपका कार्टेशियन, ये हो गया वेक्टर।
समझिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, देखिए सिंपल, देखिए एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है, तो इसके पैरेलल लाइन जा रहा है, समझ गए ना, इसके पैरेलल जा, 3D में समझ रहे हैं, तो आप बताइए एक्स एक्सिस से पैरेलल जा रहा है तो एंगल कितना बनेगा, एक्स एक्सिस से 0, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना बनेगा, क्या बनेगा, 90 90 बनेगा, क्या बनेगा, इमेजिन कर रहे हैं, यानी एल ए मेन यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, समझिए, यानी कॉस अल्फा का मतलब एक्स एक्सिस के साथ, तो कॉस 90 कॉस 0, ये कॉस 90 और यहाँ पर कॉस 90, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 0 1 1, समझ गए, यही होगा डायरेक्शन कोसाइन, समझ गए, तो डायरेक्शन कोसाइन भी यही होगा, रेशियो भी यही होगा, ये रेशियो भी वही लेंगे, समझ गए ना। आप अगर हम बोले हैं कि ओरिजिन से आप सोचो, अगर मान लीजिए आप सोचो कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, आपके पास 0 0 है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए 1 2 3 है, तो आप बताइए रेशियो भी यही, डायरेक्शन कोसाइन भी यही, अब देखिए इसका रेशियो क्या आएगा, यही पॉइंट आएगा ना, तो वैसे ही कुछ वहां पर होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो वही होगा, तो एक पॉइंट आपका ये मिल गया, 0 1 1 मिल गया, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 1 1 0 0, सॉरी, हाँ समझ गए, सॉरी मिस्टेक था, ठीक ना, हाँ तुम लोग भी देख नहीं रही हो, वेरी गुड, चलिए देखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग फ्लो में पढ़ रहे थे ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कॉस 0 का वैल्यू 1, ये 0 हो गया ना, अब ये पॉइंट कहां पर होगा, ये कहीं पॉइंट होगा, कहां पर होगा, मतलब ये पॉइंट कहां पर होगा बताइए, ये 3D में होगा, आप पढ़ेंगे 3D में, 3D इंट्रोडक्शन तो आप पढ़े होंगे ना, उसमें ऑक्टेंट होता था, हेलो ऑक्टेंट, क्वाड्रेंट उसका नहीं बोलते, ऑक्टेंट बोलते थे, याद है कि नहीं, देखिए 1 0 0 जो होगा, ये एक आपका पॉइंट मिल गया, ये आपका एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया ना, आपके पास ये पॉइंट मिल गया, ये 3D में पंडित जी बोले हैं, सही है, 3D में ये पॉइंट मिल गया, और ये आपके पास 0 0 है, मिल गया ना भाई, 0 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, समझ गए, तो कहेंगे सर आप यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन को पॉइंट क्यों ले लिए, समझ गए, डायरेक्शन कोसाइन को पॉइंट क्यों ले लिए, तो आप देखो, आप ऐसे देखो 1 अपन में 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो अब वो 1 ही आएगा, तो यानी यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो भी होगा और यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन भी होगा, तो रेशियो वाले को तो पॉइंट ले सकते हैं ना 3D में, आपको अगर हम बोले ऐसे इस तरीके से, देखो आप ये सब नहीं पूछते हैं कि सर डायरेक्शन कोसाइन का पॉइंट क्यों ले लिए, कहीं ये डायरेक्शन रेशियो, अब देखो ये चीजें, ये अगर हम वेक्टर भी पढ़े थे तो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो हम यहाँ पर लिखते थे ओपी वेक्टर को क्या लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अंडर रूट में एक नहीं होता था, तो वो आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो होता था, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, ये वो 3D में पॉइंट है, समझ गए ना, तो इसका अगर हम यूनिट वेक्टर करेंगे ना तो वो डायरेक्शन कोसाइन अलग होगा, तो वो पॉइंट अलग हो जाएगा, समझ गए ना, लेकिन यहां पर देखिए डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा, आप एक बार इसको देखो, डिवाइड करके भी देखो, ये बदल रहा है, नहीं बदल रहा है पॉइंट, लेकिन वहां पर जो पॉइंट होगा उसको अगर मॉडुलस से डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट बदल जाएगा, समझ गए ना, तो डायरेक्शन कोसाइन अलग है, डायरेक्शन रेशियो अलग, इतना बात समझ रहे हैं, यानी यहाँ पर सिंपल क्या है ना कि देखो जो हम 3D में पॉइंट प्लॉट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको डायरेक्शन रेशियो होता है ना कि डायरेक्शन कोसाइन है, तो कहेंगे सर डायरेक्शन आप कैसे बोले 0 0 से और 1 0 0 से मिलाकर एक लाइन बना रहे हैं, तो आप इसको कैसे ले लिए, ये डायरेक्शन कोसाइन है, तब डायरेक्शन रेशियो कैसे ले लिए, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सेम है, वहां पर अलग नहीं है, बात समझ गए, हेलो, आप डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ले सकते हैं, तो वहां डायरेक्शन रेशियो होगा तो एक पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड एक डायरेक्शन रेशियो है तो पॉइंट है, और ये 0 0 है, इससे पॉइंट मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ गया ना, बात समझ में आया, हेलो समझ में आया कि नहीं है, तो आपको क्या कर देना है, आप देखिए इसका क्या करना था, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे एक लाइन बनेगी, इसका इक्वेशन निकालना है, ये देखिए ये सब आप अपने से क्वेश्चन करिए, ये तो हम आपका बता दिए, समझ गया ना, बता दिए, ये सब
नहीं पूछते हैं, जरूरत भी नहीं पड़ता है आप लोग को। चलिए ठीक है, अच्छा बात है। हाँ तो देखो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ये वाला लगा दें, ये वाला लगाएंगे तो फिर आपको कार्टेशियन फॉर्म में करना पड़ेगा। चलो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 और z2, ठीक है ना। अरे ये देख रहे हैं ना, चलिए ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन इसमें वही होगा, समझ गए, और डायरेक्शन कोसाइन भी है वही है, बस समझ रहे कि नहीं। चलिए ठीक है, तो x माइनस x1 क्या लेंगे, 0 अपान में 1 लिख दें, y माइनस 0 अपान में 0 लिख दें, और z माइनस क्या 0 अपान में 0। चलिए हो गया, यानी x अपान 1 y अपान 0 और z अपान 0, ये हो गया इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म। चेक कर लीजिए आंसर। हेलो समझ गए, गुड, सही है ना। हेलो समझ गया सुशांत, वेरी गुड, समझ गया ना, गुड। तो उसको थोड़ा सा आप एक काम कर दीजिए, ठीक। देखिए छोटा मोटा क्वेश्चन था, लेकिन सीखने के लिए बहुत है। अभी हम उसमें कुछ छोड़ दिए, कुछ चीजें बताना था, नहीं छोड़ दिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट है नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इंटरेस्ट का मतलब है क्या, इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट जगाना, मतलब कुछ को पूछना। इंटरेस्ट क्या है, बैठ जाना, इंटरेस्ट होना है। चलिए देखो ठीक है, आगे देखिए, इंटरेस्ट का मतलब पूछना, टेंशन मत लीजिए। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है, बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। एंगल पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म में दिया, देखिए आगे वही चीज सेम। अभी सबके लिए भी रिवाइज करना पड़ेगा सुशांत ना, ये ऐसे फॉर्म में दिया बच्ची, वेक्टर फॉर्म में दिया है, अब नीचे दे देगा अगला क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में, देखिए दिया भी है, समझ गए कि नहीं। तो आपको अब फॉर्मूला क्या होगा, देखिए cos थीटा इक्वल टू v1 डॉट v2 अपॉन में v1 मॉडुलस v2 मॉडुलस। तो अब कहेंगे सर कार्टेशियन जब दिया रहेगा तो इसका कार्टेशियन इसका कार्टेशियन, तो एंगल निकालने के लिए तो आपको कार्टेशियन से वेक्टर बना लेना, ये फार्मूला फिर चिपका देना, समझ गए। कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो वेक्टर में बना लेना, ये फार्मूला फिर लगा देना, 2 बार 3 बार लगा देंगे तो याद हो जाएगा। या तो कार्टेशियन वाला याद कर लेते तो अच्छा बात है, बहादुर है। चलिए देखिए आप यहाँ पर देखिए cos थीटा, लिखिए cos थीटा, ठीक। अब v1 देख लीजिए, क्या v1 डायरेक्शन इसी उस लाइन का, और v2 है उस लाइन का डायरेक्शन, a1 है a2 पॉइंट आपको बताए थे, पता होना चाहिए, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, तो डायरेक्शन इशू क्या है, आई गैप 2j कैप माइनस आई गैप 2j कैप माइनस 2k कैप, ये वेक्टर हो गया डॉट, फिर 2i कैप 4j कैप बोलिए प्लस सॉरी माइनस 4k कैप। चलिए खा कर आइए, हो गया, कहा गलत लिख दिया है, हाँ? हाँ उसको माइनस में लिखेंगे ना, अंदर माइनस में लिखेंगे, माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस में है ना, d2 यहाँ पर हो जाएगा, समझिए। तो क्या लिखेंगे, माइनस और प्लस 4k। चलिए ठीक है, गुड, वेरी गुड। 1 का स्क्वायर 1 4 4, चलिए मॉडुलस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 4 16 16। चलिए cos थीटा इक्वल टू, इसका कर लीजिए -2, इसका कर लीजिए प्लस कितना -8, इसका कर लीजिए -8 ना, ये 3 और ये 6, सही है। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू -18 अपन में 36, आगे 1/2, cos थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120, आप 120 समझ गए, कितना हो जाएगा 120, रेडियन में चेंज कर लेना, 2π/3 आंसर देखो, मिला लो। हेलो चेक करो बच्ची, क्या हो जाएगा, 0 दिया है, कहाँ हो गया 0,
-2 -8 -8। अरे जीरो कैसे दिया है? कोई बात नहीं, मिला ले, रुके। अरे अरे अरे, एक मिनट। नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं है। आप उस पहले इक्वेशन को देख लीजिए थोड़ा सा। ए बच्ची, इक्वेशन को देखिए, सही है ना? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस, अरे हाँ, लेकिन ये 18 हुआ तो ये भी 18 है ना, तो कैंसिल, तो cos थीटा, हाँ सही है, -1। अब देखिए ये इसको +1 भी लिख सकते हैं। कैसे +1 लिख सकते हैं? आप पढ़े होंगे ना कि cos माइनस थीटा रहता है तो आप cos थीटा लिखते हैं, बताए थे ना, ये आप जानते होंगे। ये आप इसको cos थीटा भी लिख सकते हैं। आप इनवर्स में भी पढ़े, अभी इनवर्स जानते हैं ना, इनवर्स ये ऐसे, ये जाएगा उधर, ये cos इनवर्स माइनस थीटा, तब इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस cos थीटा लिखेंगे, समझ गए? तो उसके हिसाब से ये देखिए थीटा जो होगा ना, ये थीटा क्या हो जाएगा जी, मतलब cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो आप इसको +1 लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। -1 लेंगे तो उस वैल्यू पर भी थीटा दिखा सकते हैं, अगर +1 पर भी दिखाते हैं वो भी सही है। तो यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। चलिए ठीक है, आगे बात समझ में? हेलो बच्ची, समझ गए ना? चलिए ठीक है, गुड। तो ये वेक्टर फॉर्म में था एक। चलिए कार्टेशियन वाले को वेक्टर बना लेते हैं और फिर एंगल एक तो निकाल देते हैं। 9 क्वेश्चन का, समझ गए? 8 क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि क्या करें फिर वही सेम क्वेश्चन को। हेलो प्लीज, बस एक क्वेश्चन लास्ट, ठीक? इसको वेक्टर बना लेते हैं, फिर एंगल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिर आगे डिस्कस कल करेंगे। देखिए क्या दिया है, x + 4/3 = y - 1/5 और z + 3/4। चलिए, तो देखिए r वेक्टर = 4i कैप -j कैप, सॉरी -4i कैप + j कैप -3k कैप, हो गया, प्लस लैम्डा 3i कैप 5j कैप +4k कैप। ये एक वेक्टर फॉर्म बना। चलिए आगे वाला देख लीजिए। देखिए थोड़ा मुश्किल कब होता है, जब ये सीधे नहीं दिया रहता है तो बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ गए कि नहीं? x + 1/1 y - 4/1 और z - 5/2। चलिए इसको भी वेक्टर बना लीजिए। r वेक्टर देखिए प्लस में तो -i कैप, ये प्लस है तो 4j कैप और ये +5k कैप। म्यू लगा देना, स्केलर वाला कर देना, i कैप j कैप 2k कैप, हो गया। अब फॉर्मूला वही लगा देना, cos थीटा अब कर नहीं रहे, बता दिए, b1 × b2 डॉट b2 और इसका मॉडुलस। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ ना कि अगर मान लीजिए कार्टेशियन वाला याद नहीं है फॉर्मूला, तब वेक्टर बना लीजिए, लगा दीजिए, वहां कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में उतना ही नंबर मिलेगा। कुछ समझ गए कि नहीं? तो वेक्टर को कार्टेशियन को वेक्टर, जैसे आपको कंफर्टेबल है फॉर्मूला याद करने में से लगा देना, ठीक ना? चलिए कल डिस्कस करेंगे। ओके, ये गुड।